स्टूडेंट वेलकम यू AEC यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का AEC के यूट्यूब चैनल पे वापस से स्वागत है। जैसा कि मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ IQ सीरीज, और जो हम सब्जेक्ट डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, ये टॉपिक है हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, और जियोटेक के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे हैं अपना कॉम्पेक्शन ऑफ द सॉइल। अभी तक आप लोगों के लिए मैंने जितने भी IQ सीरीज के ऊपर जो भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ, होपफुली आप सभी लोगों को वो पसंद आ रहे होंगे। आप लोग उन सभी क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके, उनमें जो भी कंसेप्ट बताए जाते हैं उसको आप जो है रिमेंबर करिए अपने जो अपकमिंग एग्जाम है। इस सीरीज का मोटिव यही है कि ये जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए यूजफुल होना, मतलब यूजफुल रहेगी। अगर आप ऐसे ही यूजफुल चीज़ों के लिए चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर से, जो कि भोपाल में है, और अपनी प्रिपरेशन जो कि SSC जेई या स्टेट AE की आप प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए है रिगार्डिंग द बैच इन्फॉर्मेशन, तो आप दिए गए नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बैचेस जो रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में, और रिस्पेक्टिव ब्रांच सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। नाउ जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो जुड़ सकते हैं हमसे ऑनलाइन। ऑनलाइन जो कि आपकी सामने दे रखा है आपके लिए, नाम याद रखना, AEC प्लस AE जेई लाइव कोचिंग। क्या बेनिफिट निकल के आते हैं? आपको लाइव बैचेस मिल जाते हैं, इसमें रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे अगर आप लाइव क्लासेस को मिस कर देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको PDF जो है वो मिल जाएगी। इसमें कैसे डाउनलोड करें? तो डाउनलोड करने के लिए आप चाहें तो ये नेम सर्च कर सकते हैं, और अगर आप नेम नहीं सर्च करें तो आप डायरेक्टली इन QR कोड्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो ये वाला QR कोड, और अगर आप iOS यूजर हैं देन आप जो है ये वाले कोड को यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू अवर क्वेश्चंस। नाउ अगेन मैंने वापस से यहाँ पे कुछ बेसिक असर्शन रीजन क्वेश्चन रखे हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर कई कंसेप्ट छोटे छोटे इन्वॉल्व हैं। नाउ रीड दिस प्रॉब्लम। वी हैव ए असर्शन इन ए कॉम्पैक्शन टेस्ट at a gamma D max and OMC, the degree of saturation is never 100%. It is not possible to expel all the air entrapped in the soil by the compaction. तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी सॉइल का कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्शन का बेसिक मतलब क्या है? कॉम्पैक्शन का अगर अपन बेसिक मतलब देखें तो इसका जो, एक सेकंड इसका मैं कलर चेंज कर लूं। सो कॉम्पैक्शन का जो लिटरल मीनिंग है इसमें क्या होता है कि आपकी एक जो सॉइल है उसमें से आप क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं बाय एक्सप्लेइंग आउट और बाय रिमूविंग ऑफ व्हाट, दैट इज द एयर फ्रॉम इट। सो दिस इज द टोटल चेंज इन द वॉल्यूम। नाउ ये सॉइल है जिसके अंदर आपके पास क्या है, इस सॉइल के अंदर सॉलिड्स है, वाटर है और आपकी एयर है, और लेट अस सपोज से इसका वॉल्यूम V1 है। अब आपने इसके ऊपर वर्क किया और वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया और ले आए आप वॉल्यूम V2 पे, इस तरीके से कि इसके अंदर जो पानी और सॉलिड है वो हमेशा क्या रहे, सेम रहे। दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विल बी सेम और द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी सेम, बट ओनली क्या चीज आपकी रिमूव हुई है, एयर अकेली आपकी बाहर रिमूव हो गई है। तो आप बोल सकते हैं क्या, कॉम्पैक्शन जो है वो आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 पे होता है। मतलब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के ऊपर जब आप वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं, रिमूविंग ऑफ द एयर, इस चीज को आप बोलते हो कॉम्पैक्शन। अब असर्शन में ये बोला है कि जब आप कॉम्पैक्शन टेस्ट लगाते हो तो गामा डी मैक्स और जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड जो OMC है, अगर आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं है, अगर आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं है, तो क्या आप कॉम्पैक्शन में जो ड्राई यूनिट वेट निकाल रहे हो वो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है वो आपका मैक्सिमम वाटर कंटेंट है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन कर्व बनाते हैं, तो इस कॉम्पैक्शन कर्व के पैरेलली एक और लाइन रहती है जिसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द जीरो एयर वॉइड लाइन। दिस इज ना जीरो एयर वॉइड लाइन, एंड इट इज द ग्राफ बिटवीन टू वैल्यूज, दैट इज द गामा डी वर्सेस वाटर कंटेंट। और जो आपकी मैक्सिमम गामा डी निकल के आई, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। सो दिस इज द OMC एंड दिस इज द गामा डी मैक्स। अब असर्शन ये बोल रहा है कि जब आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं है, मतलब S नॉट इक्वल टू 1, इस वाले कंडीशन में आपको जो यूनिट वेट मिल रहा है दैट इज द मैक्सिमम यूनिट वेट, और OMC जो है दैट इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि बिल्कुल सही है प्रैक्टिकली। दिस इज द रेड कलर ग्राफ इज द प्रैक्टिकल, और जो डॉटेड वाला लाइन है दैट इज द S इक्वल टू 100%,
या इसी को आप बोलते हो जीरो एयर वॉइड लाइन, ZAV लाइन। तो थियोरेटिकली आपको जो वैल्यू मिलती है दैट इज दी गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू एट OMC पे मिलती है, और प्रैक्टिकली अगर आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू मिली, बट थियोरेटिकली आपको ये वाली वैल्यू मिल रही है जो आपका डॉटेड वाला शेप है। नेक्स्ट रीजन ये बोल रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेल ऑल द एयर बाय द कॉम्पैक्शन। डेफिनेटली मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जैसे ही आप कॉम्पैक्शन में से अपने हैमर को अलग करते हैं तुरंत कुछ ना कुछ अमाउंट की एयर इसके अंदर आ जाती है, और जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन को नहीं ले पाओगे। 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द हाइपोथेटिकल थिंग टू ऑब्टेन द मैक्सिमम गामा टी, बट प्रैक्टिकली यू विल बी ऑब्टेन एट 90 to 95% ऑफ द सैचुरेशन, और उस टाइम पे जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है यूनिट वेट की, इसको गामा डी बोलते हैं। So assertion is also correct, reason is also correct, and reason will be also explaining the correct assertion statement कि compaction test के कारण gamma D max and OMC जो है the degree of saturation will never be 100% because आपकी completely possible नहीं है air को remove करना during the compaction test। So right answer इसका जो है वो correct answer जो है इसका A है, और उसके लिए मैंने ये आपको diagrammatically इसको समझाने की कोशिश की। ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द शीप फुट रोलर। मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी डाल के रखी है, शीप फुट रोलर है, वो उसी पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। नाउ जरा देखें आप पहले शीप फुट रोलर के लिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं, अगर सो लेट अस सपोज से दिस इज द जूम इन, ओह सॉरी वेट अ सेकंड, आई थिंक ये क्या हो गया, सॉरी एक मिनट, वेट अ सेकंड, या नाउ इट इज ओके राइट, ओके। सो मैंने आपको एक बोर्ड पे शीप फुट रोलर दिखा के लगा के दिया है, अब क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। जरा ध्यान से देखो इस शीप फुट रोलर को, ये रोलर है, इसके आगे ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन बने हुए हैं। अभी प्रोजेक्शन का क्या काम है, पहले मैं आपको शीप फुट रोलर के बारे में ही बता दे रहा हूँ। जनरली जो आपकी कोहेसिव सॉइल होती है, कोहेसिव सॉइल के अंदर मेनली आपको मैंने बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, फ्लॉकुलेटेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर मतलब इसमें जो आपके पार्टिकल्स रहेंगे वो कैसे अरेंज होंगे, हेड टू फेस ओरिएंटेशन में अरेंज होगी। दिस इज द हेड टू फेस ओरिएंटेशन। इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर। नाउ ड्यूरिंग दिस शीप फुट रोलर आप देख रहे हैं यहां पे जो कॉन्टेक्ट है, दिस कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट को ब्रेक करवाना है इस तरीके से कि एक फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर जो है वो एक डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। और डिस्पर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर इज द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द क्ले पार्टिकल। सो दिस इज द फ्लॉकुलेटेड एंड दिस इज द डिस्पर्स स्ट्रक्चर। अब मेनली क्या है कि फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर आपकी जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम निकल के आती है। तो आप क्या करते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन, ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन आपकी टेंडेंसी है कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाए। अब इस चीज को कन्वर्जन करने के लिए आप जनरली यूज करते हैं शीप फुट रोलर का। अब शीप फुट रोलर क्या है, शीप फुट रोलर एक रोलर है जिसके ड्रम के ऊपर आपका प्रोजेक्शन लगा हुआ है। ये क्या करेगा, छोटे छोटे एरिया है तो यहां पे आपको स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई चाहिए, तो स्ट्रेस क्या होती है, देयर इज अ फोर्स अपॉन में एरिया, और सिंस जो एरिया है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्शन का वो बहुत कम है, जब एरिया कम है तो आपको स्ट्रेस क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी, और यही मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो यहां पे आके इसके कांटेक्ट फोर्सेस को क्या करवाएगी, ब्रेक करवाएगी, और इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, डिस्पर्स स्ट्रक्चर में। तो इसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन, क्या बोला है, द एफिशिएंसी ऑफ शीप फुट रोलर डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द रोलर एंड द नंबर ऑफ द फीट इन द कांटेक्ट विद द ग्राउंड एट ए टाइम। बिल्कुल सही बात है कि जितना अच्छा आपका कांटेक्ट होगा ग्राउंड के साथ रोलर का, और जितना ज्यादा वेट होगा, मतलब जितना ज्यादा लोड होगा, उतनी ही आपको मैक्सिमम क्या मिलेगी, स्ट्रेस मिलेगी, और जितना अच्छा कांटेक्ट होगा विद कम एरिया के साथ उतनी ज्यादा आपको स्ट्रेस मिलेगी। तो जितनी ज्यादा है स्ट्रेस उतना ज्यादा आपका फटाफट ये जो फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर है वो ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट होते जाएगा, स्टेबल स्ट्रक्चर, दैट इज डिस्पर्स स्ट्रक्चर में। और जब डिस्पर्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा तो इसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो एफिशिएंसी रोलर की तो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, वेट ऑफ द रोलर, नंबर ऑफ द फीट इन द कॉन्टेक्ट
एंड द ग्राउंड एट ए मतलब नंबर ऑफ द फीट एट ए ग्राउंड इन कॉन्टेक्ट किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, और कितना उसका वेट है। वेट को बढ़ाने के लिए जनरली हम इसके अंदर क्या भर देते हैं, सैंड को भर देते हैं। तो असर्शन इज द करेक्ट। Now next point कि the seaport roller are the considered most suitable for compacting the clay soil. This reason is also correct. Reason मैंने आपको बताया ही था यहाँ पे explain करते ही समय कि flocculation को convert करना है disperse structure में। Now assertion is correct, reason is also correct, but क्या ये assertion को सही explain कर रहा है reason? Reason not explaining the assertion correctly. Why? Because both the statement are individually correct. मतलब दोनों statement आपस में link नहीं कर रहा है। भाई एफिशिएंसी डेफिनेटली डिपेंड कर रही है उसके ऊपर, वेट के ऊपर। क्या एफिशिएंसी के कारण क्ले सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हो क्या? नहीं, ये रीजन नहीं है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो करेक्ट आंसर इसका क्या निकल के आएगा? दिस इज द ऑप्शन नंबर बी, राइट? सो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दिस प्रॉब्लम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? Swelling is greater than swelling is greater and shrinkage is less for C. Swelling is greater and shrinkage is less for clay compacting on the dry side of the optimum. पहला statement, clay compacted on dry side of the optimum are the characterized by larger strength. तीसरा statement, an increase in organic content of the clay soil causes an increase in the optimum moisture content value. Now मैंने आपसे डिस्कस किया था इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम एंड ऑन द वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम। अगर मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा यहीं पे वापस से बनाऊं, सो लेट अस सपोज से दिस इज वी हैव ए कॉम्पैक्शन कर्व, दिस इज वी हैव ए कॉम्पैक्शन कर्व, एंड अगर ओएमसी से मॉइस्चर कम है तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम। और अगर ओएमसी से ज्यादा मॉइस्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम। दिस इज द ओएमसी, दिस इज द गामा डी मैक्स। नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड द ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, ड्राई साइड ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम डीएसओ, एंड इसको मैं लिख रहा हूं ओएमसी से ज्यादा, इसको हम बोल सकते हैं वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, दैट इज डब्ल्यूएसओ। नाउ ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम ओएमसी कम है, पार्टिकल के ऊपर लुब्रिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? तो यहाँ पे डिस्पर्स, यहाँ पे आपका फ्लॉक्युलेटेड स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज द फ्लॉक्युलेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है अभी पीछे बताया, और वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम पे आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक? अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि स्वेलिंग इज ग्रेटर, श्रिंकेज इज लेस फॉर द सॉइल कॉम्पैक्टेड ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम। ध्यान से देखो, स्वेलिंग आपकी ज्यादा निकल के आ रही है और श्रिंकेज यहाँ पे कम निकल के आ रही है, ये बोलना चाह रहा है ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम। सबसे पहले उठा लेता हूं श्रिंकेज को, क्योंकि आपको मैंने बताया फ्लॉक्युलेटेड स्ट्रक्चर ये होता है और ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम पे फ्लॉक्युलेटेड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आपकी सॉइल सिकुड़ेगी तो ये ऑफर क्या करेंगे? ये सभी के सभी ये जो आपके पार्टिकल्स हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करेंगे? एक कॉलम के जैसे एक्ट करेंगे और इस सॉइल को सिकुड़ने नहीं देंगे, श्रिंक नहीं होने देंगे। तो क्या ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम पे श्रिंकेज ज्यादा होगी या कम होगी? ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम पे श्रिंकेज कम होगी, बिकॉज द रीजन इज द फ्लॉक्युलेटेड स्ट्रक्चर विल बी एग्जिस्ट। अब जरा उसको पढ़ो क्या बोल रहा है, श्रिंकेज विल बी लेस ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम, बिल्कुल सही बात है। नाउ अब स्वेलिंग के ऊपर कमेंट देखें, क्या स्वेलिंग ज्यादा होगी? यहाँ पे स्वेलिंग के ऊपर कैसे कमेंट करेंगे? ओएमसी से कम मॉइस्चर है, मतलब यहाँ पे पानी की डेफिशिएंसी ज्यादा है, और यहाँ पे पानी की डेफिशिएंसी सफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी नहीं। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप पानी को डालोगे और सॉइल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके उसके कारण एक्सपेंसिव बिहेवियर शो करने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे पानी की कमी है, जैसे ही तुमने पानी को डाला तो जो पार्टिकल है वो अपनी जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए पानी के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा, और जैसे ही रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब स्वेलिंग क्या निकल के आएगी? यहाँ पे ज्यादा निकल के आएगी। तो ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम स्वेलिंग तो आपकी क्या निकल के आती है? ज्यादा, बट आपकी श्रिंकेज क्या निकल के आती है? कम। श्रिंकेज के लिए इसका स्ट्रक्चर, स्वेलिंग के लिए पानी की डेफिशिएंसी। वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम पे स्वेलिंग कम निकल के आती है, बट श्रिंकेज क्या निकल के आती है? ज्यादा निकल के आती है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट second statement, clay compacted on the dry side of the optimum characterized by the large strength, definitely correct. reason is that again same reason कि ये सारे के सारे आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में एक इंडिपेंडेंट कॉलम के जैसे एक्ट करेंगे, और जब लोड इसके ऊपर आएगा तो ये लोड को क्या करेंगे? कॉलम एक्शन के थ्रू क्या कर लेंगे? रजिस्ट कर लेंगे। बट अगर वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम पे देखें तो यहाँ पे क्या एक आपको कॉपी के जैसे पन्ने जैसे नहीं दिखाई दे रहे? कॉपी के पन्ने जैसे स्ट्रक्चर आपस में अरेंज है, इसका मतलब इसके ऊपर जैसे लोड लगाओगे ये सारे के सारे क्या करेंगे? दबने की कोशिश करेंगे, मतलब स्ट्रेंथ कम ऑफर करेंगे। सो ऑन दी
ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम स्ट्रेंथ जो निकल के आती है वो आपकी ज्यादा निकल के आती है और कम निकल के आती है ऑन दी वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर both of them is correct. Next, an increasing in the organic content of the clay soil causes an increasing in the moisture content. डेफिनेटली बात है। क्या रीजन है कि जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज होगा सॉइल के अंदर, मतलब छोटे साइज के पार्टिकल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जब छोटे साइज के पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, अडहेयर हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा सरफेस के ऊपर। जब ज्यादा से ज्यादा पानी आपका एड्सॉर्ब हो रहा है सरफेस के ऊपर तो कर्व जो है वो आपकी शिफ्ट करेगी राइटवर्ड, और जब कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगी तो आपकी ओएमसी इंक्रीज होगी लेकिन आपकी गामा डी क्या रहेगी, डिक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज द मेन रीजन कि अगर आप इसमें इंक्रीज करवा देते हैं फाइंस के लिए, फाइंस मतलब छोटे साइज के पार्टिकल को, तो छोटे साइज के पार्टिकल के इंक्रीज होने से गामा डी जो रहेगी वो रिड्यूस होती है, लेकिन जो ओएमसी रहती है वो आपकी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द फाइंस ओवर द गामा डी एज वेल एज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है, दैट इज आल्सो द करेक्ट। सो राइट आंसर विल बी द ए ऑप्शन, दैट इज द ऑल द थ्री स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन के, करेक्ट है। दैट इज द 1 2 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट, राइट। सो दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसमें काफी अच्छा तीनों के बारे में जानकारी, इसमें बहुत कुछ चीजें इसमें छुपी हुई थी। नाउ देयर आर सम बेसिक अनाउंसमेंट। क्या अनाउंसमेंट है, न्यू बैच के बारे में अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे अगर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं फॉर एसएससी जेई मेंस के लिए, उनके लिए हम लोग लाए हैं अभ्यास बैच। और ये अभ्यास बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 5 दिसंबर से। जिन बच्चों को लगता है कि वो मेंस की प्रिपरेशन उनकी वीक है तो वो जुड़ सकते हैं हमारे इस अभ्यास बैच से। आपके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही नंबर दे दिया था, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस कोर्स के अंदर जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की है और कंप्लीशन बिफोर आपके मेंस एग्जामिनेशन के पहले ही हो जाएगा, मतलब विद इन 2 मंथ के अंदर इस बैच को जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। फोकस रहेगा इसके अंदर आपकी स्किल मतलब आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर और उसको किस तरीके से इंप्रूव करें, और डेली यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ ही आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती है जिसके अंदर 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स हैं, आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसमें ले सकते हैं अपना एडमिशन। जो बच्चे अगर मेंस का बैच ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, अगर आपको टेस्ट सीरीज, अगर उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी है तो आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेस्ट सीरीज ऑफ एईसी। अब इसमें क्या है कि ये टेस्ट सीरीज कल से स्टार्ट होगी, दैट मींस कि आपका 25 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, एक टेस्ट हो भी चुका है। रिस्पेक्टिव ब्रांच सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर बोथ मोड है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बेस्ड रहती है ये आपकी टेस्ट सीरीज ऑन द स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ एसएससी जेई, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर आपकी ये टेस्ट सीरीज बेस्ड है। क्या फीचर्स है इसके, फीचर्स में आपको 5 मिक्स्ड सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, बाकी 5 आपके फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं इसमें। डिटेल सॉल्यूशन भी आपका जैसे ही टेस्ट होता है उसके बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाता है, और टेस्ट की जो फीस है वो आपको बोर्ड में लिखी हुई है। अगर आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर रहे हैं एसएससी के अंदर प्री में तो आप वेट नहीं कीजिए मेंस के लिए, आप जो भी है, जो भी रिस्पेक्टिव या तो टेस्ट सीरीज या आपका मेंस बैच या दोनों को लेना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द आप इसको जो है वो ज्वाइन करें। ठीक, नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस अगेन द स्टेटमेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन विल बी गिवन कि स्टेटमेंट नंबर 1, zero air curve is a non-linear, zero air curve is a non-linear, and second statement, the dry density at 100% saturation is a non-linear function of the void ratio. So जो मैंने आपको कॉम्पैक्शन कर्व दिखाई थी, जो कॉम्पैक्शन कर्व मैंने आपको बनाई थी कि एक बार वापस से बना दे रहा हूं यहाँ पे। सो यहाँ पे अभी जब मैं कॉम्पैक्शन कर्व बना रहा था तो मैंने एक डॉटेड लाइन से एक लाइन बनाई थी, और जो डॉटेड लाइन है ये जनरली ये लाइन जो है वो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक आपकी दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, इट इज ए नॉन लीनियर फंक्शन। क्यों? अब अगर हम इसकी इक्वेशन देखें, देखो गामा डी आपको अगर लिखना चाहते हो तो गामा डी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज द जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, ये लिख सकते हैं। और ई को अगर मैं लिखूं बाय एसी इक्वल टू डब्ल्यू जी से तो क्या मैं लिख सकता हूं, दिस ई विल बी इक्वल टू वाटर कंटेंट अपॉन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर मैं इस चीज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे गामा डी क्या निकल के आया, गामा डी विल बी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस वाटर कंटेंट जी अपॉन में सैचुरेशन। अब ध्यान से देखो यहां पे, एट ए गिवन वाटर कंटेंट, एट ए गिवन वाटर कंटेंट, सी एट ए गिवन वाटर कंटेंट हमारी जी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या है, कांस्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब गामा डी जो है, इसका मतलब जो है
कि दिस गामा डी जो है, ये जो गामा डी है, ये गामा डी हमारा किस तरीके से वेरी कर रहा है। दिस गामा डी इज वेरी linearly or non-linearly with this degree of saturation. This gamma d is varies with non-linear with this degree of saturation. So dry density at 100%, saturation is a non-linear function of the void ratio. This statement is definitely correct. कि at 100% saturation it is the non-linear. Gamma d is inversely proportional to what? Degree of saturation. और यही वो है that is the degree of मतलब आपकी this is the equation of the saturation line, 100% saturation line. Now एक और टर्म होती है गामा डी को एक और तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो. गामा डी विल आल्सो रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड. 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू जी. अब गामा डी जो है, अगर मैं एयर वॉइड लाइन की इक्वेशन लिखूं तो एट ए गिवन मॉइस्चर कंटेन दिस गामा डी इज अगेन वेरीज नॉन लीनियरली विद व्हाट, दैट इज द नॉन लीनियरली वेरीज विद द जीरो एयर कर्व. इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, बट दोनों आपस में एक दूसरे के करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. तो आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पे? इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक, सो दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि इन ए क्ले सॉइल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट टेंड्स टू डिक्रीज एज ए प्लास्टिसिटी इंक्रीजेस. So in clay soil the maximum dry unit weight जो है वो tends to decrease as the plasticity increase. ठीक बात है. In clay soil maximum dry unit weight tends to increase as the plasticity increase. Heavy clay having the high plasticity have a minimum dry unit weight. अच्छा, अभी मैंने आपको fines का बताया था. Just now I discussed the effect of the fines over the compaction. Fines के बढ़ने से क्या चीज बढ़ती है? सरफेस एरिया बढ़ता है. सरफेस एरिया बढ़ने से पानी एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगा. ओएमसी क्या करेगी? आगे शिफ्ट हो जाएगी. गामा डी क्या कर जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. अब ध्यान से सुनो इसमें, इन क्ले सॉइल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट टेंड्स टू डिक्रीज एज ए प्लास्टिसिटी इंक्रीज. बिल्कुल सही बात है. प्लास्टिसिटी आप इंक्रीज कैसे करा सकते हो? अगर कोई क्ले सॉइल ज्यादा पानी को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब वो हैवी प्लास्टिक क्ले है, और हैवी प्लास्टिक क्ले के अंदर पार्टिकल ज्यादा पानी को तभी अट्रैक्ट करेगा जब उसकी साइज बहुत छोटी है, और जब साइज छोटी है तो सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाएगा, और जब सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा तो आपका ओएमसी क्या करेगा, या कर्व क्या करेगी, आपकी किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी एंड डाउनवर्ड. इसका मतलब ओएमसी आगे बढ़ेगा और गामा डी क्या आएगी? नीचे होगी. तो क्ले सॉइल के अंदर मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट टेंड्स टू डिक्रीज एज प्लास्टिसिटी और द ओएमसी विल इंक्रीज. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. मतलब अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन क्ले सॉइल द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट जो है टेंड्स टू इंक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीज. ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स. इसका मतलब फर्स्ट सही और सेकंड इनकरेक्ट है. तो जहां जहां सेकंड दिख रहे हैं वो तो सारे स्टेटमेंट गलत. इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड स्टेटमेंट. और लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लो, हैवी क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी हैव द मिनिमम ड्राई यूनिट वेट एज वेल एज द हाई ओएमसी. तो यही तो मैंने आपको बताया कि ओएमसी जो है वो बढ़ जाती है और आपकी गामा डी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है. सो करेक्ट आंसर इसका क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर 1 and 3. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन द कॉम्पैक्शन. तो ये हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने कॉम्पैक्शन, मेरे ख्याल से कॉम्पैक्शन 2 या 3 पार्ट में हुआ है, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चंस को जो है कवर अप करने की कोशिश की है इसमें. अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा उसमें हम अफेक्टिव स्ट्रेस से स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ अब मैं इसमें इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं. अब जिन बच्चों को इंफॉर्मेशन चाहिए है अबाउट दिस सेशन और जो पुराने सेशंस हैं, तो वो जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से. टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, या आप चाहें तो यहां से भी आप इस लिंक को कॉपी करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं, या बाय सिंपली सर्चिंग दिस नेम ऑफ दिस चैनल, दैट इज द AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल से भी आप इससे जुड़ सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, पीडीएफ कहां मिलेगी? जो आपका टेलीग्राम चैनल है सीई वाला, सिविल इंजीनियरिंग वाला, उसी से ही आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगी. नाउ लास्ट पॉइंट कि आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं इन सभी मोड से. टेलीग्राम मतलब सोशल मीडिया से आप जो है वो इनसे जुड़ सकते हैं. इसमें क्या रहेगा, आपको नए बैचेस या जो भी नई चीज है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती जाएगी. नाउ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे. सो लेट अस टेक ए लीव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.